हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 10 को। हमारे चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता के बाद। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी ट्री 4 के लिए, साथ ही साथ क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और कॉमेंट ज़रूर कीजिए ताकि आपके इंटरेस्ट को समझा जा सके। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भारत की स्वतंत्रता होती है। भारत स्वतंत्रता प्राप्त करता है, कब करता है? 15 अगस्त 1947 को करता है। तो उसके बाद भारत के समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं, उन भिन्न भिन्न चुनौतियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे उसके बाद भारत की शासन व्यवस्था कैसे संभलती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता से पहले भारत में बहुत सारी रियासतें थी और उन रियासतों में शासन किसका चलता था? तो नवाबों का, राजाओं का। तो हम कह सकते हैं कि उस समय प्रजातंत्र था। लेकिन अंग्रेज जब आता है तो एक तरह से आप कह सकते हैं वो डिक्टेटोरियल फोर्स था, वो तानाशाही था। लेकिन उसके बाद जब आप देखते हैं तो अब हम प्रजातंत्र की ओर बढ़ रहे हैं, अब प्रजातंत्र व्यवस्था चलना है। लेकिन ये तंत्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, तो बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आने वाली थी। तो इन सारे चुनौतियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मुख्यतः चुनौतियाँ क्या क्या थी? तो मुख्यतः चुनौतियाँ थी कि 34.5 करोड़ की आबादी को रोजगार प्रोवाइड करना था, उनको भोजन प्रोवाइड करना था। साथ ही साथ आप देखेंगे कि 80 लाख शरणार्थी आते हैं जो पाकिस्तान से, इन सारे जगहों से आते हैं भारत में। तो उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था करना। उसके अलावा जातिवाद था, धर्मवाद था, धर्म के आधार पर जो हिंसा हो रहे थे वो भी था, भाषा से संबंधित समस्याएं थी। तो इन सारी चुनौतियों से भारत को लड़ना था। तो कैसे होता है इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस 10th चैप्टर में, जो कि स्वतंत्रता के बाद है। तो हम देखते हैं सबसे पहला चीज़ क्या, कि नया टॉपिक जो पहला है वो है एक नया और खंडित राष्ट्र। नया क्यों बोला गया? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज यहाँ से जाते हैं तो भारत स्वतंत्र हो रहा है। नया क्यों? क्या भारत नया है? नहीं, भारत तो पुराना है, लेकिन एक नए तंत्र के साथ, नए शासन व्यवस्था के साथ हम लोग फिर से अपना शासन ला रहे हैं। दूसरा क्या? खंडित राष्ट्र। खंडित राष्ट्र क्यों? क्योंकि यहाँ पर 500 रियासतें हैं तकरीबन, और इन सब रियासतों के अपने नवाब, राजा थे जिनको एक करना है। तो ये सारी चुनौतियाँ हैं हमारे सामने में, इसी को हम लोग देखेंगे इसमें। तो हम देख रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन उसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। जैसे बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे, तो इनके लिए सारा इंतजाम करना। उसके बाद हम क्या देखते हैं, तकरीबन 500 रियासतें हैं जहाँ राजाओं और नवाबों का शासन चल रहा है, इनको एक करना ये भी एक चुनौती है। आगे आप क्या देखते हैं? आगे इसी टॉपिक में आप देखते हैं कि 1947 में भारत की आबादी काफ़ी बड़ी थी, लगभग 34.5 करोड़ की आबादी है। अब ये आबादी भी आपस में बटी हुई है, इसमें जातिवाद का भेदभाव आपको देखने को मिलेगा, इसमें अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग मिलेंगे, तरह तरह की विविधताएं देखने को मिलेगी। तो इनको संगठित करना भी एक चुनौती है। इसी चुनौती के बीच एक नया चुनौती ये है कि महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है। कब हो जाती है? तो 30 जनवरी 1948 को हो जाती है। किसके द्वारा? तो नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो ये भी एक सदमा है देश के लिए। तो आप देख रहे हैं कितनी प्रकार से चुनौतियां हैं भारत के सामने, जो एक नया देश, नया आज़ाद हुआ है। आप देख रहे हैं कि एकता की समस्या के साथ ही साथ विकास भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि हम अब विकास की ओर बढ़ने वाले हैं। आप देखेंगे एकता और विकास की प्रक्रियाओं को साथ साथ चलाना था। तो ये सारी चुनौतियां हैं जो आप देख रहे हैं एक आज़ाद देश के सामने हैं। अब इन चुनौतियों को दूर करने के लिए सबसे पहला जो कदम उठाया गया, नई संविधान की रचना की गई। अब इसके संबंधित क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है? तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। आप देखेंगे कि किस प्रकार से इस संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे। मतलब हर क्षेत्र से आए हुए प्रतिनिधि थे इसमें, ताकि हर क्षेत्र की बात को उठाया जा सके। वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारे संविधान में बहुत सारी खासियत हैं, लेकिन कुछ खासियतों को इस चैप्टर में बतलाया गया है। पहला क्या है कि हमारे संविधान की एक खासियत यह थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया था। मतलब वे सारे लोग जो 18 वर्ष की उम्र को पूरा कर लिए हैं या उससे ज़्यादा उम्र के हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी पंथ के हों, किसी भी धर्म के हों, या उनका लिंग कोई भी हो, उन्हें एक मत देने का अधिकार है। आप देखेंगे कि अन्य बहुत सारे विकसित राज्य जो रहे हों, देश जो थे, जैसे ब्रिटेन और अमेरिका, ये सब टुकड़ों टुकड़ों में यह अधिकार वहाँ की महिलाओं को या अन्य जातियों को या गरीबों को दिए। लेकिन भारत आज़ाद होते ही यह अधिकार सभी को सौंप दिया। तो ये भारत की एक विशेषता है रही है।
आप आगे क्या देखेंगे कि संविधान की दूसरी विशेषता क्या रही है। दूसरी विशेषता यह थी कि इसमें तमाम जाति, धर्म, किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया है, चाहे वो कोई भी हो। तो ये दूसरी बड़ी विशेषता है भारतीय संविधान की। संविधान की तीसरी बड़ी विशेषता क्या आप देखते हैं कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाले छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जातियों की प्रवेश ही माननीय थी, लेकिन अब सभी के लिए खोल दिया गया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अनटचेबिलिटी, जो कि छुआछूत की भावना है, इसको खत्म करने का प्रयास किया। इसी के जरिए जो जातिवाद का खाई है उसको मिटाने का काम किया गया। आगे आप क्या देखते हैं, आगे आप देखते हैं कि भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। मतलब इनको भी मुख्य धारा में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया। किनको? जो आदिवासी हैं उनको, या जो अछूत लोग कहे जाते थे उनको। अब आगे देखेंगे संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारों पर भी लंबी चर्चा की। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तो तभी वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए। मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विषयों का बंटवारा का बात कर रहा है कि हम लोग पढ़े हैं कि किस प्रकार से स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, ताकि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट में कन्फ्लिक्ट ना हो। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। आगे कह रहा है मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशल क्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकार के ऊपर ही होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार हर प्रांत से आए लोगों की बातों को तरजीह दी जा रही थी। अब इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया जाता है। पहला है केंद्रीय सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में क्या रखा गया है, किन विषयों को रखा गया है जिस पर केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है, जैसे कराधान, रक्षा और विदेशी मामलों आदि को रखा गया था किसमें? केंद्र में। मतलब किस देश से मित्रता रखना है, किस देश से मित्रता नहीं रखना है, इन सारे विषय को या मिलिट्री के विषय को दे दिया गया किसके पास? केंद्रीय सरकार के पास, और इसको केंद्रीय सूची में डाला गया। वहीं आप देखेंगे ऐसे विषय जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे, ये हुआ। दूसरा क्या देखेंगे कि राज्य सूची में किस व्यवस्था को रखा गया? शिक्षा को, स्वास्थ्य को जैसे विषयों को इसमें रखा गया। पुलिस की व्यवस्था को राज्य सरकार के अंतर्गत दिया गया ताकि राज्य स्थानीय स्तर पर अच्छे से इस जिम्मेवारी का निर्वहन कर सके। आप तीसरा देखेंगे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वैसा भी सूची है जिसमें दोनों के साझा प्रयास से किसी भी निर्णय पर पहुंचा जाता है। अब इसमें किन विषयों को रखा गया? तो वन को और कृषि को रखा गया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे। तो आप देख सकते हैं कितनी बखूबी ढंग से विषयों को बांटा गया है केंद्र राज्य के बीच में। आगे आप देखते हैं संविधान सभा में भाषा के सवाल पर बड़ी तीखी बहस हुई। बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेज के साथ अंग्रेजी भाषा को विदा कर दी जाए, लेकिन उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाना चाहिए। परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी। संविधान सभा में बोलते हुए टीटी कृष्णमचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाल दिया गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला लिया गया। संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः बी.आर. अम्बेडकर का था, जो कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जिनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप प्रदान किया गया। संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषा में अम्बेडकर ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र में साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीर गरीब या ऊंची और नीची जातियों का फासला अपने आप खत्म नहीं हो जाता है। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है, जहां राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक एवं आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। तो ये देख रहे हैं कि कितना व्यापक विचार है इन लोगों का और कितनी व्यापकता के साथ इन लोगों ने संविधान की रचना की होगी। राज्यों का गठन कैसे किया जाए, अब एक नया मुद्दा है कि राज्य की निर्माण किस प्रकार से किया जाए, उसका बॉर्डर कैसे सीमित किया जाए, कैसे उसका स्वरूप दिया जाए। तो 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा। आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था, इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि दो राष्ट्र को मिल रही थी। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भीषण दंगे में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक थी कि हमारे देश भाषा के आधार पर इस तरह के बंटवारे झेल सकता था। आगे आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा था कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए, वरना जैसा कि पटेल ने कहा था कि इस समय भारत की पहली और आखिरी ज़रूरत यह है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले हर चीज़ आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज़ को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यही कसौटी भाषाई प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कितना अडिग सोच है किसका, पटेल जी का। यहाँ पर गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु के बारे में चर्चा होगा कि तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन पर इनकी मृत्यु हो गई थी। किसका? तो पोट्टी श्रीरामुलु की। तो आगे हम देखते हैं क्योंकि कांग्रेस ने अपने वायदे से पीछे हट रहे थे, इसलिए जगह जगह संतोष पैदा हुआ। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी सभी अपने अपने राज्य के इंतजार में थे। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिले में दिखाई दिया। जब 1952 के आम चुनाव में नेहरू वहां चुनाव प्रचार के लिए गए थे तो लोगों ने उन्हें काला झंडा दिखाया और यह नारा लगाया कि हमें आंध्र चाहिए। उसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ता है वो अनशन को कंटिन्यू करते जा रहे हैं और 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को उनकी देहांत हो जाती है। जैसे ही अखबार में ये खबर फैला तो आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला भीड़ ने। विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिरकार यह मांग माननी पड़ी और इस तरह आप देखेंगे कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हो जाता है जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। अब एक जगह बनना था, बाकी जगह हर जगह से आवाज़ उठेगा। आंध्र की स्थापना के बाद अन्य राज्य अपनी मांग उठाने लगे। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बांग्ला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा पुनः तय की जाए। मतलब अब जो जिस भाषा में रह रहे हैं उन लोगों का सही से मूल्यांकन हो सके ताकि भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया जा सकता है। अब आगे आप क्या देखते हैं, उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिए गए। कुछ समय बाद 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी क्षेत्र में बांट दिया गया। 1966 में आप देखेंगे कि पंजाब का विभाजन होता है। हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। पंजाब में पंजाबी भाषियों को जो कि ज़्यादातर सिख थे और हरियाणा में हरियाणवी व हिंदी बोलने वालों की बहुतायत थी, तो इन दो राज्यों को बांट दिया जाता है। आप देख रहे हैं तो भाषाई राज्यों का गठन किया गया बड़े स्तर पर। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। यहाँ पर बता रहा है कि जब रियासतों के शासक भारत अथवा पाकिस्तान से जुड़ने के लिए मान गए तो फिर हरा दिए गए तो उनकी रियासतें ख़त्म हो गई, परंतु 31 अक्टूबर 1956 तक ऐसी कई रियासतों की प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा गया। इसलिए 47 से 31 अक्टूबर 1956 की कालावधि के लिए इन्हें भूतपूर्व रियासत कहा गया है। इस मैप में जो दिखाया गया है भूतपूर्व रियासतें आप देख रहे हैं, जो ये कलर्स हैं, जम्मू कश्मीर, ये राजस्थान वाला प्रांत, हैदराबाद, मैसूर, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, तो इन सारे के बारे में कह रहा है भूतपूर्व रियासत और अन्य राज्य हैं। आगे आप क्या देखते हैं, आगे हम लोग डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि विकास की योजनाएं बनाना, किस प्रकार से विकास की योजना बनती है भारत में। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।